नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। और कैसा है हमारा बजट 2022 और 23, और इसी बजट को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। हम भी इस पर आज दिन भर से चर्चा कर रहे हैं। किस तरह का ये बजट है, क्या इसमें कमियां हैं और कहां वो चीजें छूट गई हैं जिनको शायद उम्मीद लोग लगाए बैठे थे कि शायद अगर इस बजट में ये चीज होती तो शायद और बेहतर होता। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमानों से परिचय कराते हैं आपका। हमारे साथ दिव्या गुप्ता, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, फिरोज सिद्दीकी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, और अंजलि जैन, इकोनॉमिस्ट। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले अंजलि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज सुबह से ही इस दौर शुरू हो गया बातचीत का बजट को लेकर। तमाम कल आंकड़े भी तमाम न्यूज़ चैनलों ने बताए, अखबारों ने भी बताए कि इस तरह का ये बजट हो सकता है, लेकिन जब खुलकर सामने आया तो वो नज़ारा कुछ और ही था। और अभी इस पर चर्चा कर रहे थे हम, तो एक किसान नेता ने कहा कि ये बजट कुछ नहीं है, जो एक पुरानी किताब थी उस पर एक नया कवर लगा दिया गया है और उसको रंगीन कर दिया है। इसके अलावा इस बजट में कुछ खास नहीं है। लेकिन आप इकोनॉमिस्ट है, किस तरह से इस बजट को देखती हैं? देखिए, अगर आप मुझे इकोनॉमिक्स की दृष्टिकोण से या अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण से कहेंगे कि ये बजट कैसा है, तो मैं ये कहूंगी एज एन इकोनॉमिस्ट कि ये बजट कहाँ है साहब। ये तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। हम बचपन से सुनते आए थे बजट, फिर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया, बीए एमए किया, एमफिल किया, सब कुछ किया, और टीचिंग भी की है। पिछले 40 साल से टीचिंग में रही। बजट का एक फॉर्मेट होता था कि भाई कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा हमने खर्च किया। बड़ा आम आदमी उत्साहित रहता था बजट के लिए कि अब ये बजट आने वाला है, कोई चीज सस्ती हो जाएगी तो कोई महंगी हो जाएगी, प्री बजट शॉपिंग शुरू हो जाती थी। एक माहौल क्रिएट हो जाता था कि बजट बजट बजट। आप उस जमाने में जब टीवी नहीं होते थे तो रेडियो स्टेशन पे शाम के समय बजट आया करता था, चूंकि तो भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, एक मोमेंटम सा बन जाता था बजट का। अब क्या हुआ है, पिछले 2-3 साल से जिस तरह से हमारी संस्थाएं डाइल्यूट की जा रही हैं, कि जैसे रेलवे बजट अलग होता था, रेलवे बजट अलग करके इसी बजट का पार्ट बना दिया गया, और आज तो मात्र 5-7 मिनट में वो हमारा रेलवे बजट भी हो गया। यानी अब हम समझ ही नहीं सकते कि रेलवे बजट भी कुछ एक बजट हुआ करता था, जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है हमारा पब्लिक सेक्टर का। उसके ऊपर पूरा एक बजट, पूरा एक दिन फोकस होता था पिछले, आज से मतलब पिछले सालों में, जब से ये परंपरा खत्म की गई पिछले 3-4 साल पहले। तो बजट का वो मायने तो मैं समझती हूँ कि अब खत्म हो गया आम आदमी के लिए। अब ये हमारे लिए बजट ना रहकर, आम आदमी के लिए बजट ना रहकर, ये कॉर्पोरेट के लिए बजट है, ये एफआईआई इन्वेस्टर्स के लिए बजट हो सकता है, ये बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का बजट है, ये बजट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वालों का बजट है, जो पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं उनका बजट है। और एक और बात, बजट आप, मैं गृहिणी के तौर पे कहूँ या महिला के तौर पे भी कहूँ, तो बजट होता है 1 साल का। हमने साल भर में क्या कमाया और साल भर में हमने क्या खर्च किया, दिस इज ऑल अबाउट बजट। अब इस बजट में तो आज सबसे पहला ओपनिंग सेंटेंस ये है कि हमारा 25 साल का दृष्टिकोण दिखाएगा। भाई 25 साल के लिए हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना सकते हैं, पर बजट तो हम सालाना बना रहे हैं ना, फिर क्यों ना हम आज 25 साल के बजट पूरा बना दें। और 25 साल हमारा ये एलोकेशन होगी, क्योंकि हम हर साल देखते हैं, हम जितना हर साल हम नई नई स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं, उन स्कीम्स का पूरा हो भी नहीं पाता। उनकी स्कीम्स का अगर हम रिसर्च एवेल्युएशन करने बैठते हैं तो मान ली मुश्किल से कभी 10% खर्च हो पाता है, कभी 5% खर्च हो पाता है, और फिर नए साल आया, जैसे नया साल आया, नया बजट आया, नई स्कीम्स फिर आ गई। तो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो ठीक है, फिर आप 25 साल के लिए बजट दे दीजिए कि ये बजट है हमारा, 25 साल में हम इसको इस तरह अकम्प्लिश करेंगे। तो पहला तो मेरा जो भी है, मतलब मत यही है कि बजट को बजट ही रहने दीजिए साहब। साल भर पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके पास 365 दिन होते हैं। संसद में भी आप ऑफलाइन भी टैक्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आपने एनईपी जब लागू की, एनईपी भी आपने अनाउंस कर दी। आपने फार्म बिल, जिसपे इतना ज्यादा खामियाजा भी सरकार को उठाना पड़ा, फार्म बिल भी आपने अनाउंस जिस तरह कर दिए थे। और तो उस तरह से इसकी जो गरिमा है, बजट की अपनी एक गरिमा होती है, उस गरिमा को का पालन करते हुए बजट को पेश करना चाहिए, जहां तक मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। दिव्या जी। दिनेश जी, मैं विद ड्यू रिगार्ड्स टू मैम, मतलब मैम बहुत सीरियल है, बहुत विदुषी है, मैं उनसे क्षमा मांगते हुए थोड़ी सी बात कहना चाहूंगी। मैम, आपसे क्षमा मांगते हुए आगे कह रही हूँ, आप तो एक्सपर्ट है उस फील्ड की, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगी इस बात को लेकर। एक आम बजट प्रस्तुत होता था, वर्षों तक प्रस्तुत होता आया, जिसको लेके मेरे मन में हमेशा, मैं बचपन से बड़ी होती चली गई और मैं हमेशा उस बात को लेके बड़ा संशय करती थी कि ये क्या बजट होता है, बिंदी और मेहंदी और
चूड़ी और जूता और टीवी और ये सब चीजों का प्राइस डिक्टेट हुआ करता था। तो व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट बजट? क्या वो बजट था, या एक विजनरी बजट ये होता है कि आपके दूरगामी परिणाम क्या होंगे और यहाँ से हम पॉलिसी डिक्लेयर करने के बाद हम इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, ये बजट होता है। जहां तक मुझे समझ में आता है मैं आपकी तरह बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञाता हूँ, इसलिए उस बात को अलग ढंग से प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरे लिए वो बजट बड़ा कंफ्यूजिंग बजट होता था, और वो बजट मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था, क्योंकि उसमें चूड़ी, बिंदी, साड़ी, इन सब का एक कॉलम होता था, फिर एक कॉलम बहुत सारी अन्य ऐसी चीजों का होता था। वो हम सुनते रह जाते थे, एंड बाय द एंड ऑफ द डे जब तक हम सुनते थे हम टोटली कंफ्यूज रहते थे कि क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। आज के बजट में जहां तक मुझे समझ में आता है, आज के बजट में एक बहुत क्लियर, आपकी नजरों में सही है कि पॉलिसी आपकी बहुत अच्छे से क्लियर मैंडेट है इस बात का कि जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट किस तरह से अपने आप को देखती है, किस तरह से इस आने वाले वर्ष को अपनी पॉलिसी के साथ किस तरह से बजट को लेकर एलोकेट करना चाहती है, किस तरह से एक एक डिपार्टमेंट को उन्होंने कितना कितना पैसा दिया, किस तरह से एलोकेशन होगा, और उसका क्या विजन है और क्या मिशन है। जहां वो एक और डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कर रही है, डिजिटलाइजेशन ऑफ द कंट्री की बात कर रही है, वहीं वो एक और वो आम आदमी की बात कर रही है। जहाँ पोर्ट्स की बात हो रही है वहीं एयरपोर्ट्स की बात हो रही है, जहाँ सड़कों की बात हो रही है वहीं आंगनवाड़ियों की बात हो रही है। तो बहुत विस्तृत ढंग से एक एक चीज के बारे में क्लियर डेफिनेशन है, क्लियर विजन है, और उसके साथ वो विजन के साथ वो आगे चलने वाला बजट है। और जहां तक रही बात आपकी कि वो एक रेलवे बजट अलग होता था, मैं फिर आपसे क्षमा मांग के कहती हूँ, वो रेलवे बजट किस काम का था आप और हम, मुझे नहीं पता है कि वो जो 400 ट्रेनें जो अनाउंस करी थी पिछले पता नहीं कितने सालों में, वो ट्रेनें कहाँ गई, कहाँ लागू हुई, किस तरह से पहुंची, कितनी नहीं पहुंची, वो आप और हम सब डेटा जानते हैं। लेकिन वो एक अलग विषय है। उस बजट का इस बजट के साथ कंपैरिजन इसलिए मुश्किल है कि हम वो बजट को कंसाइज करके जब मिला देते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक डिजिटल बजट लेकर आ रहे हैं, कितना नया विस्तार कर रहा है, एक पुराने परिपाटी चली जो आ रही है, एक नया उदयमान भारत है, एक नया भारत है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम कुछ नया करने जाते हैं, हम मतलब एनीबडी, हम जब कुछ नया करने जाते हैं तो हमेशा उसके लिए एक रेजिस्टेंस होता है, और ये वही रेजिस्टेंस है जो आप दिखा रही हैं। सॉरी, टेक ओवर प्लीज। ठीक ठीक, चलिए फिरोज जी। देखिए अवस्थी जी, जो जैन मैडम ने कहा, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आप जो है एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं बजट में। देखिए, ये पिछले साल ये नहीं बताया सरकार ने कि पिछले साल कितने का बजट था, कितना पैसा हमने खर्च किया, बजट घाटा कितना था, और हमारा हमने किन किन सेक्टरों में कितना कितना पैसा दिया। ये जानकारी मुझे तो कहीं नहीं दिखी है। हो सकता है मैं 2-2.5 घंटे का बजट भाषण नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि हम भी सुबह से चैनलों पर हैं, इसलिए। नंबर 2, जो लोगों के लिए था कि अब आप कह रहे हैं 60 लाख रोजगार का सृजन करेंगे, वो कैसे करेंगे ये पता नहीं है। और 2 करोड़ रोजगार की बात करती हुई ये सरकार 2014 में आई थी कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन उसकी जगह आज 60 लाख की बात हो रही है। 18 करोड़ के करीब जो है लोग बेरोजगार हो गए कोरोना काल में। कोरोना से लोगों को राहत दिलाने के लिए इस बजट में कहीं दूर दूर तक मुझे कहीं कुछ नहीं नजर आता। इन्फ्लेशन की जहां तक सवाल है, जो महंगाई है, आज ही मैं देख रहा था, एक डाटा आया था कि 2.49% से लेके 14.9% तक जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, वो उसकी वजह है कि जो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ी हैं, उसकी वजह से। सरकार ने ये कहीं नहीं बताया कि वो एक्साइज ड्यूटी को घटा रही है, और जो घाटा एक्साइज ड्यूटी को घटाने से जो मनी का शॉर्टफॉल होगा, वो उसको कहां से भरपाई करेगी। यानी लोगों को, हमारी गृहिणियों को, हमारी बहनों को इससे कोई राहत महंगाई से आने वाले समय में नहीं मिलने जा रही। दिव्या जी कुछ कहना चाह रही हैं, दिव्या जी कुछ कहना चाह रही हैं। फिरोज जी, शायद आपके कुछ सवालों का जवाब है उनके पास। फिरोज जी, मेरा एक बहुत छोटा सा फिरोज जी, मेरा एक बहुत छोटा सा आपको एक इंटरवेंशन है। मैं सिर्फ इंटरवेंशन कहना चाहूँ। पेंडेमिक में जब सब तरफ पूरे विश्व भर में एक बहुत चरमराया हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने सब
बड़े से बड़े जितनी इकोनॉमीज थी उनका सबका हमने देखा। कल ही फ्रांस की बात है, फ्रांस में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर और उसको लेकर बहुत बड़ा एक जुलूस निकला है पेरिस में, शायद आपने भी उसकी फोटोग्राफ देखी होंगी। नाउ दिस इज अ वर्ल्ड ओवर प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को आप अगर एक बहुत सूक्ष्म दृष्टि से यदि देखना चाहेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एक मायोपिक विजन, अगर हम मायोपिक विजन से उसको देखना चाहेंगे तो हमको सिर्फ बहुत छोटा सा आगे का कुछ चीज दिखाई देती है जिसमें हम ये देखें कि सिर्फ इतना, लेकिन उसका दूरगामी बहुत बड़ा हम सब ने मार झेली है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे वो कोई भी देश हो, और वो भारत उससे अछूता नहीं है। कहाँ हम एक बहुत तीव्र गति से हम ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाने वाला देश था, एक महत्वाकांक्षा थी, एक इच्छा थी, एक खुली आंखों से देखा हुआ सपना जरूर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि अनअचीवेबल टारगेट था। ऐसे में यदि एक रोलर कोस्टर आके या एक स्पीड ब्रेकर आके हमको बहुत बड़ा एक झटका देता है, उस इकोनॉमी के बावजूद आज हम स्टेबल 2 पांव पे खड़ी हुई इकोनॉमी है, इस बात को लेके मुझे लगता है कि हम सबको गर्व करना चाहिए। एक दूसरा जो बहुत सारा एक फिर वही सड़कों का जाल, इम्पोर्ट और जो इनलैंड पोर्ट, जो ये सारी चीजें बन रही हैं, क्या ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करेगा? क्या ये एक नई एम्प्लॉयमेंट नहीं करेगा? एक जो सारी फैक्ट्रीज को जो अभी हम देख रहे थे जी, तो ये जो सारी नई फैक्ट्रीज बनेंगी उनमें लेबर इंसेंटिव जो दिया जा रहा है, वो लेबर इंसेंटिव क्या नई एक बेरोजगारी की तरफ काम नहीं करेगा? जो सारा का सारा डिजिटलाइजेशन हो रहा है, वो डिजिटलाइजेशन क्या नई इकोनॉमी को, पैरेलल इकोनॉमी को खड़ा नहीं करेगा? देखिए ऐसा है कि लोगों के पास लोगों की पेइंग कैपेसिटी दिन पे दिन घटती जा रही है। एक रिपोर्ट आई थी कि 84% लोगों की इस देश में आमदनी घट गई है और बहुत नीचे तक चली गई है। सरकार को आज जरूरत नहीं हमें बड़े हाईवेज और बड़े एयरपोर्ट्स बनाने की, आज जरूरत है कि हमें छोटे छोटे काम स्कीम्स के माध्यम से लाने की, जिससे छोटे छोटे जो लोग हैं, जो छोटा हमारा खुदरा व्यापारी है, जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको फायदा हो, वो भी नहीं दिखता। आपने किसानों से बड़ी बड़ी बातें कर ली 9 दिसंबर में कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे आपको, लेकिन एमएसपी की जो गारंटी है, जो गेहूं उपार्जन, जो फसल उपार्जन में, उसमें आपने कोई बढ़ोतरी नहीं की, कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। 2.70 लाख करोड़ से बजट सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ जी, 2.70 लाख करोड़ से, जिससे काम नहीं बनने वाला हमारा। हमको 100% गारंटी चाहिए थी, और वो गारंटी ये जो 2.70 करोड़ का है, ये हम जो उपार्जन करेंगे, जो हमारी पीडीएस के तहत हमको उपार्जन करना होता है, गेहूं, चावल और कुछ दालों का, ये वो चीज है, तो उसका भी हमको कहीं आपको नहीं दिखता। एलाइड एग्रीकल्चर में आपसे सीधी बात कर दी आपने कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम है ना बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में कितना बजट लगाएंगे ये भी बताया नहीं। आपने मत्स्य मंत्रालय बनाया, मत्स्य मंत्रालय को कितना बजट देंगे ये भी पता नहीं है। फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री, गोट्री, इनके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, इसका भी हमारी इसमें कोई जानकारी नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए वो भी हमको नहीं दिख रही। जो छोटी छोटी स्कीम्स थी, वो छोटी छोटी स्कीम्स को भी सरकार ने वापस चालू नहीं किया। अंजलि जी कुछ कहना चाह रही हैं? अवस्थी जी रुकिए तो, अवस्थी जी पूरी बात को हो जाती है, आज तो विपक्ष को बोलने का टाइम है। इनको ये और पूछना चाहता हूं मैं, ये जो आपका पूंजीवाद है, जैन मैडम को मैं कहूंगा कि वो इस पर जरूर नजर दे, ताकि मुझे भी कुछ जानकारी मिले, कांग्रेस को भी। ये जो आपका पूंजीवाद है, ये पूंजीवाद इसमें दिख रहा है। बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे, 500 करोड़ की एक काम खोल देंगे, एक बड़ी चाइना की कंपनी आएगी, कहीं की कंपनी आएगी, वो काम ले लेगी और उसको वो पूरा कर देगी। बड़ी टनल्स बना देंगे हम, और रेलवे जो हमारा है, जिसका अलग से बजट हुआ करता था, रेलवे चला करता था, वो रेलवे को हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं। रेलवे को हम क्या नया करने देना है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, पैसेंजर सेफ्टी के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, उसका भी कोई जानकारी नहीं है। जो टोटल 2.5 घंटे का जो मैडम ने, जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बोला है, 4 चीजें मैं फिर कहूंगा। ये कोविड की बात कर रही थी, कोविड में हमको जरूरत है कि अगर हमारे घर में दरारें पड़ रही हैं तो हम अपने घर को ठीक करें, ये नहीं कि उसके ऊपर से एक और मल्टी तान ली जाए। आपको कोविड को ठीक करने के लिए आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की जरूरत थी, आर्थिक स्थितियों को आपको सुधार करने की जरूरत थी, जो कि नहीं दिखता इस बजट में। जो हमको ये दिखना चाहिए था कि जो बेरोजगारी है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रामीण भारत की इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये कोई भी चीजें इसमें नहीं दिख रही। इसमें सिर्फ
वो सिर्फ पूंजीवाद दिख रहा है। चलिए Medium फिरोज जी, class फिरोज को जी, tax फिरोज जी, income हमारे tax पास slab काफी में समय कमी है। कर आप दी थी। आप दो चार चार सवाल करके भी पूछेंगे, जवाब हम बकायदा पूरा लेंगे आपका। दिव्या जी, मैं आपके पास आऊंगा। अंजलि जी कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद आप दोनों का जवाब दे दीजिए। जी जी। जी अंजलि जी। मैं पहले तो दिव्या जी की मॉडेस्टी को सलाम करती हूँ कि हम आजादी की अभिव्यक्ति की आजादी वाले देश में रहते हैं, तो आपको भी पूरी स्वतंत्रता है बात करने की और मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता है। तो मैं वाकई आप उसकी शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी मॉडेस्टी के साथ, इतनी क्षमा भी मत मांगिए कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझे, इतनी क्षमा की जरूरत नहीं थी। क्या, चलिए अब बात पर आती हूँ। मैं आपकी बात से भी इत्तेफाक रखूंगी और मैं फारूकी साहब की बात से भी, सिद्दीकी साहब की बात से भी इत्तेफाक रखूंगी, क्योंकि मैं विपक्ष और पक्ष वाली नहीं हूँ, मैं एक न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट हूँ। मैं उसी एंगल से आपको बात कहूंगी कि देखिए, जैसे पिछले साल 2 साल पहले बात आई थी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की और डबलिंग द फार्मर्स इनकम, देखिए वो वहीं के वहीं रह गया। हमारे एग्रीकल्चर के, हमारे फार्मर की दशा वहीं के वहीं है। अभी बात कुछ सिद्दीक साहब कोई बात कह रहे थे, तो वो उसके लिए जब मैंने हाथ उठाया था कि वो क्रॉनिक कैपिटलिज्म होता है एक्चुअली। देयर इज अ नेक्सस बिटवीन आप चाइना और उनके साथ जितना कर रहे हैं, क्रॉनिक कैपिटलिज्म की तरफ हम जा रहे हैं। हमारे जो संविधान का मूलभूत उद्देश्य था कि हमें एक समाजवादी ढांचे की स्थापना करनी है जिसमें रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों ही होंगे, पर पब्लिक सेक्टर का रोल भी उसमें डोमिनेंट रहेगा। पर अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रेलवेज की तरफ भी अगर जाए तो हम टू मच प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और फिर बुनियादी बातों की, क्योंकि अब आपकी ये जो परिचर्चा है, ये सब एक मुद्दों पर सब एक साथ बात करने लगी, तो मैं भी करूंगी कि इस बजट में केवल घोषणाएं मात्र हुई है। व्हाट इज द रोड मैप, हाउ कैन यू प्रोसीड, आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? अनाउंसमेंट हर बजट में होते हैं दिव्या जी, अनाउंसमेंट का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो धीरे धीरे धीरे, बजट आया 1-2 महीने बाद बजट पर चर्चा होगी, संसद में चर्चा होगी, पारित हो जाएगा, उसके बाद हर व्यक्ति अपने काम में लग जाता है। जो इफेक्टेड पर्सन है, एमएसएमई वाले हैं, तो वो अपनी बात समझेंगे, तमाम चैम्बर वाले सब लोग। कितना कितना इनपुट बजट के लिए इन लोगों ने भेजा है पिछले 6 महीने में, मैं वो जानती हूँ, क्योंकि मैं कई और फोरम से भी जुड़ी हुई हूँ, इकोनॉमिक्स के फोरम से। कितना वो भेजते हैं उसका कोई वो पहुंच गया, और मुझे नहीं लगता कि उनको कोई पढ़ भी रहा है, जिस तरह से आज के बजट में रिफ्लेक्ट हुआ। और महंगा और सस्ते की बात तो देखिए, आज भी डायमंड सस्ता किया गया है। हम भिंडी सस्ती होती तो अच्छा था, समोसा हमारा सस्ता हो जाता तो अच्छा था, खाने का तेल अगर हमारा सस्ता हो जाता तो ज्यादा अच्छा था बजाय डायमंड के, क्योंकि डायमंड तो एक पर्टिकुलर 1-2% आदमी डायमंड खरीद पाता, गोल्ड सस्ता हो जाता तो ज्यादा अच्छा था। तो इस तरह की बातें तो खैर चलती रहेंगी, पर जो मुद्दे की बात यह है कि देखिए, सोशल, इस समय हम कोरोना पीरियड का बजट है, उसकी पिछले बजट पे तो पूरी छांव थी और उसमें हमने जो प्रयास किए थे वो सराहनीय भी थे। हम रिकवरी मोड पे भी आ गए और ये बहुत अच्छी बात है कि आज हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में। अगर आप आंकड़ों की तरफ देखेंगे तो हम अमेरिका से, यूएसए से, फ्रांस से सभी से ज्यादा तेजी से उभर रहे हैं। हम आईएमएफ के भी आंकड़े कहते हैं और हमारी अपनी भी 9.2 या 7 जो भी ग्रोथ रही हमारी, तो उस चीजों से तो वो प्रूव करता है कि वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, दैट प्रूव्स दैट वी आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। मेरा जो मुद्दा है, मेरा जो विचार है वो ये कि हम उस राइट डायरेक्शन को फोकस ज्यादा करें। जैसे फोकस की बात है तो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट सबसे ज्यादा आवश्यक होता है किसी भी देश के आर्थिक विकास की नींव को मजबूत बनाने के लिए। और सोशल सेक्टर बनने की भी 2 चीजें जो कोरोना में सबसे ज्यादा हार्ड हिट हुई, आपका एजुकेशन सेक्टर, प्राइमरी तो दिव्या जी बिल्कुल खत्म हो गया, प्राइमरी सेक्टर तो उसके लिए हम ना सरकार दोषी ना हम दोषी, उसके लिए तो कोरोना दोषी है, पर हम उसको रिफॉर्म कर सकते हैं ना। अभी हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हमने आंगनबाड़ी को भी सुदृढ़ कर रहे हैं, डिजिटल टीवी चैनल वगैरह सबकी बात कर रहे हैं, पर सवाल ये है कि जो इंटरनेट अवेलेबिलिटी हमारे पास है वो मात्र 23% तो अर्बन एरियाज में है, रूरल एरियाज में तो केवल 8% कनेक्टिविटी है साहब हमारे पास। डिजिटल करेंसी हम लेंगे, टू मच डिजिटलाइजेशन जो है उसको जिस गति से होना चाहिए वो उसी गति से सही रहेगा और वो डीप रूटेड होना चाहिए। डिजिट क्या होता है, कई बार हम बड़े उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए छोटे उद्देश्यों को भूल जाते हैं। एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, आप मतलब मेरी बात से वाक्य रखेंगे कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। जो पॉलिसीज होती है, कीन्स ने हमको उबारा था डिप्रेशन में इकोनॉमी आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। पूरा सब ये पब्लिक फाइनेंस से सब वही चीजें, उनकी पंप प्राइमिंग वगैरह, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को ज्यादा करना चाहिए, सब चीजें वही थी कि आपको इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए, जो हमारी सरकार कर रही है। इस बजट में भी प्रावधान किया गया, एसएमई सेक्टर को तो बहुत ही फायदे दिए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर को भी तवज्जो दिया जा रहा है इस बजट में। पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि हमको
अंजलि जी, बजट आपको डॉक्यूमेंट आपको आपको रोकना चाह रहा हूं बीच में। जी। थोड़े से एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आते हैं और चर्चा लगातार हमारी जारी रहेगी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और हम लगातार बजट पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसा है हमारा बजट 2022-23। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अंजलि जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद दिव्या जी जवाब देंगी। काफी देर से वो बैठी हैं, आप दोनों की बातें उन्होंने सुन ली हैं और बहुत सारे जवाब भी हैं उनके पास। नहीं, मैं बिल्कुल चाहूंगी दिव्या जी को मौका बिल्कुल दिया जाए। जो अच्छी बातें हैं बजट की मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। इसमें विकास पे फोकस किया गया है निसंदेह, और वो विकास हमें होता दिख भी रहा है। पिछले सालों में जनधन योजना के माध्यम से भी बहुत विकास हुआ। आज कम से कम हमारे पास जो हमारा आम आदमी है वो उसको उज्ज्वला गैस स्कीम बहुत अच्छी रही थी। ऐसे सरकार की कई स्कीमें जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना भी बहुत अच्छी है। तो आम आदमी जो है आज उसको थोड़ी सी मतलब उसके अंदर एक मतलब हमारे पास थोड़ा सा पैसा होता है या कुछ हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तो आज जो हमारा निचला तबका है उस निचले तबके का आत्मविश्वास भी संदेह बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सरकार मेरे लिए कुछ कर रही है और उसको उसके फ्रूट्स भी मिल रहे हैं। और जो हम अपने स्टेट में भी देखते हैं और केंद्र पर भी हमें दिखाई देता है कि स्कीम्स जो है हर उस जो इग्नोर्ड सेक्टर्स थे, जैसे इग्नोर्ड सेक्टर आपका सीमा वाले जिले, उनके बारे में बात की गई, आपके नॉर्थ ईस्ट के बारे में कितनी बातें की गई। तो ये जो बायस हमारी ग्रोथ चल रही थी जिसमें रीजनल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा थी, आर्थिक विषमताएं थी, कम से कम इस सरकार के पिछले कई सालों को देखते हुए भी उनके दृष्टिकोण में वो बात तो आ गई। ये समग्र विकास की बात कर रहे हैं। सतत विकास तो होना ही चाहिए, पर सतत विकास इंक्लूसिव भी हो। उस विकास को इंक्लूसिव करने की दिशा में ये बजट बहुत अच्छा है। जो आपकी बैंक की भी कोई इन्होंने अभी स्कीम 75 बैंक और 75 कुछ की है बात, तो वो डिजिटलाइजेशन की जो बात हो रही है, जैसे मोनेटाइजेशन भी हुआ था तो हम सब बुरी तरह घबरा गए थे। पर एक स्टेज पे आके आज हम कोरोना में कितना सुखद अनुभव हमें रहा कि हम घर बैठ के बिजली का बिल पे कर रहे थे, घर बैठ के हम दूध वाले का बिल पे कर रहे थे, हम एटीएम जा ही नहीं पा रहे थे। तो हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। और शॉर्ट रन में नेचुरली होता है कि थोड़े हमें उसके तत्काल जो प्रभाव है वो दुष्ट दिखते हैं, पर आगे अगर वो स्कीम अच्छी होती है, अगर हमारी नीयत अच्छी होती है, अगर हम उसको इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से करते हैं तो उसका फिर हमको सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। जो अब हमारी अर्थव्यवस्था में डिजिटल इकोनॉमी वाला जो डिजिटल डिवाइड था वो भी थोड़ा कम होना शुरू हुआ है। और एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ने से आज हम विश्व के स्तर पे भी एक सम्मानीय मुकाम हासिल कर चुके हैं, जो हमारे यूथ को बहुत ज्यादा संबल देता है। आज हमारा यूथ जो है वो चाहे दुबई में बैठा हो, चाहे यूएस में बैठा हो, चाहे सिंगापुर में बैठा, ही फील प्राउड ऑफ इंडिया। तो वो भी एक बहुत अच्छी बातें हैं जो पिछले सरकारों में रही, बजट में जो प्रावधान किए जाते हैं उनकी वजह से रही। तो हमेशा देखिए ये तो मिक्स बैग होता है, सम हार्श सम ईज। तो ईज ऑफ डूइंग की बात की गई है। इस बार तो कितने सारे उन्होंने कहा कि हम पुराने कानून है, मेरे पास कहीं लिखा भी था, बजट स्पीच सुनी तो थी मैंने ध्यान से, कुछ बहुत ज्यादा नंबर था उसके 1486 पुराने कानूनों को खत्म करने की बात भी की जा रही। तो ये सब एक ऐसी बातें हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को एक आगे दिशा में ले जाएंगी। पर हमने एनईपी लागू की है, तो अब एनईपी की दिशा में हमको स्पेसिफिक होना पड़ता है कि हमको ठीक है अब ब्रॉडली हम ये काम करेंगे, पर स्पेसिफिक ये करेंगे। तो वो जैसे फाइनेंस बिल आएगा उसकी रीडिंग अभी मैं नहीं कर पाई हूँ, उन सब में वो स्कीम्स आगे और क्लियर होंगी। और दूसरी बात ये है कि आम आदमी की तरफ से कहूंगी कि इनकम टैक्स को लेके तो बड़ा एक्सपेक्टेशन होता है बजट से, वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिल पाया है। महंगाई देखिए बढ़ ही रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ ही रही है। जो कैस्केडिंग इफेक्ट होते हैं ना, पेट्रोल एक ऐसी चीज है कि उसका जरा आपने 1 लीटर पेट्रोल बढ़ाया 1 रुपया लीटर, उसके कैस्केडिंग इफेक्ट जो होते हैं वो 5 रुपए में जाके बदल जाते हैं। अच्छा, फिर जीएसटी
तुरंत किया उन्होंने। एक नई बात और की कि देखिए जीएसटी कलेक्शन हमारे पास आया जनवरी में 1,40,986 करोड़ रुपए, एक मंथ का कलेक्शन हमारा, जो अपने टाइम का हाईएस्ट करेक्शन है। तो अब जब हमारे पास एक करेक्शन आ रहा है तो मुझे लग रहा था शायद कहीं से ये बात भी आ जाएगी निर्मला जी के भाषण में कि जीएसटी के स्लैब्स को हम थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि देखिए जीएसटी जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स है। बिल्कुल। उस और indirect अंजलि जी, tax का अंजलि असर- जी, एक पत्रकार ने अभी निर्मला जी से सवाल भी किया था कि जी। टैक्स को लेकर कोई बात आपने नहीं कही, तो निर्मला जी ने सीधा सीधा जवाब दिया था कि हमने किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है, क्या आप टैक्स बढ़ाने को लेकर सवाल करना चाहते हैं? हालांकि उन्होंने मजाकिया तौर पर उसका जवाब दिया था। दिव्या जी, आप पहले फिरोज जी के जो सवाल कुछ बन रहे थे, सवाल थे, उनके जो जवाब आप देना चाहती थी, पहले उनका जवाब दीजिए और फिर अंजलि जी की टिप्पणी पर आप। मैं तो एक्चुअली फिरोज जी के सवाल ऑनेस्टली भूल भी चुकी हूँ, क्योंकि अंजलि जी ने इतना अच्छा विश्लेषण कर दिया और उसके बाद उन्होंने इतना अच्छे से उसको समझाया। मैं बस 2-3 बातें उसमें ऐड ये करना चाहूंगी मैम कि आई अंडरस्टैंड इट्स ऑलवेज अ मिक्स बैग, लेकिन उस मिक्स बैग में जो टैक्स अभी नया बढ़ाया नहीं गया या नया लगाया नहीं गया या घटाया नहीं गया, उसका हम एक और फिर से वापस उसी का विश्लेषण यदि करें तो क्योंकि हमें अब पैंडेमिक दौर में से वापस उभरना है, तो उभरने के लिए ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट वी आल्सो नीड मनी। तो वो मनी हमको कहाँ से जनरेट होगा? तो वो जनरेट विद इन दी पॉकेट में से ही हमको कहीं जनरेट करना पड़ेगा। और हर बार की तरह जैसा हर देश करता है अपना बजट डेफिसिट का ही कट करता है, तो हम ऑलरेडी डेफिसिट में तो है ही। उसके बावजूद यदि हम एक बजट डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें हमको नया टैक्स नहीं लागू हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत है। रही बात पेट्रोलियम की मैम, तो अभी मैं कल ही कहीं और एक जरा पूरा पढ़ रही थी विस्तृत, तो मुझे ये पता चला कि यूक्रेन और रशिया और जो अभी ये सारी स्थिति बनी हुई है नेटो अलायंस की, ये अपने आप में फिर एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, जहाँ पे उनका कहना है कि फिर से पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो बहुत हमें परेशान कर सकते हैं अगर कुछ और गड़बड़ हुई तो अभी सब बिल्कुल सांस ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे दिल थामे बैठे हुए, क्योंकि फिर पेट्रोल प्राइसेस जो है, पेट्रोलियम जो है, बिकॉज हमारा आज भी काफी सारा जो पेट्रोलियम है वो रशिया से आता है और रशिया ने अभी चाइना के साथ जो पैक्ट कर लिया है, तो रशिया का सारा पेट्रोलियम चाइना की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के साथ लेकर जो शायद हमको, आप और हम आज इकोनॉमी पर लेके चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह के विद्वान बैठे हुए हैं, तो ये बातें निकल के आ रही हैं बाहर। वरना ये बातें हम आम किसी को क्या समझाएंगे कि यूक्रेन में वॉर हो रही है और रशिया वॉर लेकर खड़ा हुआ है, इससे पेट्रोलियम प्राइस बढ़ा हो रहा है, ये आम आदमी को नहीं समझ में आती। उनको सिर्फ ये समझ में आता है कि सरकार ने प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन सरकार किस तरह से टेका लगाए खड़ी है क्योंकि प्राइस ना बढ़े, क्योंकि प्राइस कंट्रोल में रहे, ये सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उस चैलेंज को समझना और उसके साथ आगे चलना, यही तो मुझे लगता है, आप गृहिणी होंगी, मतलब जितना मर्जी हम आप और हम बड़ी हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, लेकिन अंततः हमको गृहिणी होना ही पड़ता है और अपना बजट संभालना ही पड़ता है। तो हम किस तरह से अपना बजट संभालती हैं वो हम जानती हैं। तो वो जो बजट को हमको एलोकेशन करना पड़ता है हर महीने का, तो आज आप और हम वो हर महीने के बजट के एलोकेशन के बाद जब निकल के आते हैं, तो देश का एलोकेशन यदि करना हो तो हम कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना विस्तृत और कितना चैलेंजिंग होगा। और सब में जहाँ एक क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन के आके खड़ी हो गई है, वहीं मुझे इस बात का गर्व भी होता है कि आज पानी पूरी वाला या नारियल बेचने ठेले वाला, वो भी आज पेटीएम का एक वो क्या होता है उसको, क्यूआर कोड, वो क्यूआर कोड दे रहा होता है। तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे, मतलब लोगों को क्यूआर कोड बोलना आ गया है, समझना आ गया है। गूगल पे, अच्छा गूगल पे नहीं कर दीजिए तो ये कर दीजिए। तो वो एजुकेशन लेवल कहाँ तक चला गया और आप और हमने रियलाइज भी नहीं करा कि कितनी जल्दी हमने उसको आत्मसात कर लिया। इंटरेस्टिंगली अभी एक किसी गांव विजिट करी मैं और वहां उनसे चर्चा कर रही थी, तो पता चला कि उस लड़की ने बोला कि मैं तो अमेजोन से ऑर्डर कर देती हूँ। तो मुझे लगा कि मैंने आज दिन तक शायद उतनी फुर्ती के साथ यूज नहीं करा होगा जितना ये लड़की वहां से ऑर्डर करके और सामान मंगा रही है। तो अगेन बहुत चीजें हैं जो हमने बहुत आसानी से शायद ले ली, उनका हमने उस बात को लेके अंदाजा नहीं समझा कि वो कितने अंदर तक पहुंच बना चुकी है और कितने अंदर तक जा चुकी है। तो बजट का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ आज कुछ पैसे के बारे में चर्चा करें, एक विजन और रोड मैप दोनों की चर्चा हुई। आज मुझे लगता है वो रोड मैप तैयार हुआ है भविष्य का। और फारूक साहब, आपकी जो, फिरोज भाई आपकी जो बातें होंगी उन बातों में मैं समझ सकती हूँ कि क्या आप विपक्ष है इसलिए आपका उंगली उठाना तय है,
लेकिन अमूमन मैंने बहुत बड़ा, आपके जो एक प्रधानमंत्री थे जो बहुत बड़े मॉनेटरी भी एक्सपर्ट थे, लेकिन उनके बजटों ने तो मुझे हमेशा इससे निराश करा था कि उनके साथ तो मोंटेक्सी आलूवालिया भी थे। तो मैं तो सोचती थी कि दो बड़े बड़े विद्वान हैं, वो बड़े बड़े विद्वान बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे, पर अनफॉर्चुनेटली उनके बजट मुझे हमेशा दिशाहीन दिखते थे। तो वो दिशाहीनता नहीं हो कि कम से कम एक दिशा और दशा दोनों के बारे में चर्चा हुई है। इस बात को लेकर मुझे आज के चलिए, बजट में फिरोज जी। थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन। फिरोज जी, देखिए पहली चीज तो मैं एक बात कह दूं इनसे कि जो मुझे बहुत खुशी हुई कि जैन मैडम ने एक बात की, क्रोनी कैपिटलिज्म। ये बजट में वही क्रोनी कैपिटलिज्म दिखता है। इंडिया इज ए सोवियत सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेक्युलर तो आप पहले भी नहीं मानते थे, लेकिन सोशलिस्ट तो कम से कम थे हम। भारतीय जनता पार्टी कम से कम सोशलिस्ट तो माने। ये जो बजट है, मैंने फिर कहा ना, ये क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। और डिफेंस के लिए इसमें ज्यादा काम नहीं किया, जबकि पैगासस आप खरीद रहे हैं और पैगासस के लिए अभी आपको और पैसे चाहिए। तो नहीं, रुकिए, अब मुझे बोल लेने दीजिए, ठीक। एक बात। दूसरी बात, जब आप कोरोना से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं बिल्कुल आम लोगों की स्तर पर जाके बात कर रहा हूँ। ये बात सही है कि जो ये बजट है, जो हमारा देश की इकोनॉमी है, वो राइट डायरेक्शन में है। लेकिन जो कांग्रेस का जो इसका जो बेस था, वो बनाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब इसको बनाया था, तो उसमें एक खासियत थी, उसमें हम किसान को बोनस दिया करते थे फसल का। ये किसान के एमएसपी खरीदने का काम भी उन्होंने ही शुरू किया। हम ग्रामीण भारत के लिए बड़ा बजट में आकार रखा करते थे। ये बात भी सही थी कि 6% जो है जीडीपी का, जो हम टोटल हमारे बजट का है, वो हम शिक्षा पे खर्च कर रहे थे। उन्होंने नेशनल हेल्थ रूरल मिशन लेके आए थे, जो हमारे हेल्थ सेक्टर पे काम कर रहा था। और उन्होंने एनवायरमेंट के लिए काम किया। इवन की वेदर जो हमारा मेट डिपार्टमेंट है, जो मौसम है, उसको भी उन्होंने इतना हाईटेक कर दिया था कि आज हमारे पास कहीं भी कोई भी साइक्लोन आने वाला हो, हमको 15 दिन पहले पता रहता है कि हमारे देश में साइक्लोन आने वाला है। ये सारी चीजें जो थी, ये सारी चीजें थी। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप जो है टैक्स का बोझ लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। गरीब लोगों के लिए आपके पास कुछ नहीं है। जो आप पेटीएम और क्यूआर कोड की बात कर रहे हैं, इसको भी शुरुआत की थी इलेक्ट्रॉनिक भारत का नारा दिया था राजीव गांधी जी ने, और हम उसको शुरू किए। ये नेफ्ट था, एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं, ये बहुत पहले शुरू हो गया था। अब इसका एडवांस फॉर्म शुरू हो रहा है। एटीएम जो था वो भी कांग्रेस के जमाने में आ गया था, अब आप एडवांस फॉर्म हो रहा है। लेकिन क्या था, पहले एटीएम भरा हुआ होता था, अब एटीएम जो है वो खाली होता है, क्योंकि लोगों का पॉकेट खाली है। अब मैंने कहा ना कि जो परेशानियां हैं लोगों की, उस परेशानियों पे आप बात नहीं कर रहे। आप लोगों को पहले 2022 का विजन दिखाते थे, अब 2043 का विजन दिखा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होता, ये टोपी में से कबूतर निकालने का सिस्टम नहीं है। आप ये कैसे कह रहे हैं? गरीब लोगों के लिए हर महीने 20 किलो राशन दे रही है सरकार। ये पीडीएस स्कीम भी हमारी बहुत पुरानी है, ये नई बात नहीं है, बहुत पुरानी है ये हमारी पीडीएस स्कीम भी। आज से क्या, राशन तो कौन से जमाने से मिलता है। और ये पीडीएस स्कीम भी जो हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है, फूड सिक्योरिटी एक्ट जो लागू किया था, ये उसका हिस्सा है। तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मूल बात क्या है, मूल बात ये है कि देश में लोगों को बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। सीएमआई का डाटा कहता है ये बात। दूसरा, सीएमआई का डाटा कहता है कि पहले 16 लाख मीडिया में कर्मचारी थे, लोग काम कर रहे थे, अब 3.5-4 लाख कर रहे हैं। ये भी सही है, ठीक। आईएमएफ का कहना ये है कि जो इंडिया जो है कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहा है और जनता गरीब होती चली जा रही है। ये भी सही है ये बात। कुछ लोगों के पास जो है उनकी आमदनी बढ़ती जा रही है और कुछ लोगों की आमदनी घटती चली जा रही है। तो ये, और जब तक आप डिमांड क्रिएट करना है आपको मार्केट में, जैन मैडम को मैं एक चीज और कहूंगा कि आप हमको मार्गदर्शन दीजिए। ये इस देश में बड़ी अजीब चीज हो रही है, डिमांड घटती जा रही है। हर सेक्टर जो है, इंडिकेटर्स जो है, सर्विस सेक्टर हो हमारा, हेल्थ, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, वो रिवर्स में जा रहा है। और कुछ स्टेबल बनी हुई है, हमारी एग्री इकोनॉमी जो है वो स्टेबल बनी हुई है, लेकिन इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। भाई होता ये है कि जब मैंने भी इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ी है कि जब डिमांड बढ़ती है तो
सप्लाई और डिमांड के बीच में जब गैप बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन यहाँ डिमांड कम होती जा रही है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता चला जा रहा है। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि इस देश में ये नई चीज क्या हो रही है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस बजट में आपने ठोका ला के रोड पे रख दिया, सजा सुजू के उसमें लगा लुगू के चांद तारे, ये बहुत बढ़िया, अंदर इसमें कुछ नहीं है। चलिए दिव्या जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अंजलि जी के पास चलते हैं। ठीक है, थैंक यू। मुझे लगा मैम का पहले नंबर आ रहा है, इससे मैं आराम से बढ़ गई थी। चलिए, तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखे मैंने फिरोज भाई, आगे के पॉइंट्स का पॉइंट वाइज आंसर देना चाहूंगी। रही बात पीडीएफ, तो पहले पीडीएफ की स्कीम लागू आपने करी, लेकिन पीडीएफ किस तरह से चरमराई हुई स्कीम थी ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। किस तरह का भ्रष्टाचार उस पीडीएफ स्कीम में लागू था ये हमने देखा है, दर्दनाक दृश्य देखे हैं, और उसके हृदय विदारक दृश्य नहीं देखे, बहुत सारे दृश्य देखे ऐसे। तो पीडीएफ स्कीम कहीं पे भी आपकी सफल लागू नहीं थी। अगेन उसकी सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि उसको किस तरह से सोशल ऑडिट के अंदर लेकर आया जाए। अब एक राशन एक व्यक्ति के हिसाब से, अगर एक देश एक राशन, ये बहुत बड़ा, एक फिर से मैंने कहा आपको चाहिए कि उसको किस तरह से चेंज करा जाए। स्कीम चल रही थी, स्कीम लागू थी, लेकिन क्या स्कीम सक्सेसफुल थी? नो, इट वाज़न्ट। तो अब कम से कम एक राशन एक देश एक राशन, कहीं पे भी जाइए वो स्कीम लागू है। सोशल ऑडिट, हाँ सोशल ऑडिट होता है, तो इस बात को लेकर चिंता करनी चाहिए। रही बात डिफेंस की, तो डिफेंस में आपको बता दूं कि डिफेंस का मूल चूल परिवर्तन डिफेंस का सिर्फ और सिर्फ इस सरकार के कारण हुआ है। हम जिस तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ आगे अग्रसर हो रहे हैं, आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँ, अरे आप इंटरवेंशन लीजिए मेरा 2017-18 कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसने ये अपने पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसने अपनी ये रिपोर्ट दी 2017-18 में कि जो हमारे सैनिक हैं जो सेना पर बॉर्डर्स पे काम कर रहे हैं, उनके पास अच्छे जूते नहीं है, उनके पास जैकेट्स नहीं है, उनके पास अच्छे साजो सामान नहीं है, उनके पास की दिक्कत है। आई आंसर बिकॉज टाइम कम है, हम फटाफट उस बात पर आए। आपने जो बात की चर्चा करी उस बात की चर्चा मैं आपको वापस लेके जाना चाहूंगी। किस मुसीबत हाल में कांग्रेस सरकार ने छोड़ा था एक एक सैनिक को, वो आप और हम जानते हैं। जो वहाँ स्नो में, जो -20 -40 में जो हमारे सैनिकों के पास स्वेटर तक नहीं थे, आपको स्किन कैमोफ्लेज करने की आपके पास जैकेट्स नहीं थी, उस सूरत हाल में छोड़ के हम गए थे। आज उससे और कहां से, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक पीएसयू जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पीएसयू है, उसको कांग्रेस सरकार बंद करने की कगार पर ले आई थी, जो अब फल फूल रहा है। इस बात को लेकर प्रमाण है मेरे पास, आप कभी चाहेंगे तो मैं पेश करूंगी। लेकिन अब आत्मनिर्भरता की तरफ हम किस तरह से अग्रसर हो रहे हैं यहाँ पर हम बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं सर, अंबानी के पास नहीं है वो, वही आपका ये जो आपके राहुल गांधी ये राहुल गांधी आपने अंबानी को दे दिया, हमने कहा कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देश के लिए खतरनाक है। फिरोज भाई सुनिए, प्लीज बी पेशेंट। मैंने सुना आपका, प्लीज बी पेशेंट, मैं आपका जवाब अलग से दूंगी आपको। रही बात आपकी क्रोनी कैपिटलिज्म की, तो क्रोनी कैपिटलिज्म सर यहाँ नहीं है। क्रोनी कैपिटलिज्म कभी था, कांग्रेस में था। आप पूंजीवाद का जो हमारे पर एक तमगा लगा रहे हैं, सर पूंजीवाद तो सारा का सारा कांग्रेस की देन है, सारा का सारा पूंजीवाद कांग्रेस की देन है। तो मैं इस बात पर नहीं जाना चाहती, बिकॉज हम बजट को डिस्कस करने के बजाय हम यदि कांग्रेस बीजेपी पे आ जाएंगे तो एक बजट का डिस्कशन ना होकर एक दो पार्टियों का डिस्कशन हो जाएगा, जो आज का जो एक बहुत मौलिक डिस्कशन हो रहा है और बहुत इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो रहा है, वो बहुत अलग दिशा में चला जाएगा। इसलिए मैं उसको नहीं छूना चाह रही, वरना पूंजीवाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की देन है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, मोंटेक अहलूवालिया ने पब्लिक फोरम पे एक बात कही थी कि एनजीओ को सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि एनजीओ सेक्टर सबसे ज्यादा काम करेगा। सर मेरा तब भी प्रश्न था, आज भी प्रश्न है, जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए उसी काम को करने के लिए सरकार एनजीओ को पैसा क्यों देगी ताकि वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करे? इसका मतलब ये है कि सरकार निकम्मी थी, सरकार काम नहीं कर सकती थी, सरकार काम करना जानती नहीं थी और चाहती नहीं थी, इसलिए एनजीओ को आपने बढ़ावा दिया। दो बहुत बड़ी बात थी जो मोंटेक अहलूवालिया की मुझे कभी समझ में नहीं आई और वो बात आज दिन तक मेरे को पल्ले नहीं पड़ी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक जो हमने खेती फार्मिंग को बढ़ावा दिया है,
ये वो उस किसान को नतमस्तक होता हुआ ये सपना है जो किसान सचमुच अपनी मेहनत से, उद्यम से काम करना चाहता है। हम जीएमओ सीड्स क्यों लेकर आए थे? हमने जीएमओ फर्टिलाइजर्स को क्यों हमने तवज्जो दी? हम क्यों उसकी एंट्री हमने हमारे देश पे करी? हमारा देश तो था ही नहीं कभी जीएमओ का। हमने तो कभी इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स का हमने नाम सुना ही नहीं था। मेथी की खुशबू खत्म हो गई, गोभी की स्वाद खत्म हो गया, क्योंकि हम आज दिन तक सब सिर्फ मॉडिफाइड लेकर आते रहे। हमने कहाँ बात करी ऑर्गेनिक की? अब वापस हमें यू टर्न लेना पड़ेगा और हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे और तब जाके कहीं वापस हम इस किसान को खुशहाल कर पाएंगे। ये जीएमओ सीड्स का सिस्टम भी पाप कांग्रेस ने लाके खड़ा करा था, जिस बात को लेके हम सब आज दिन तक बहुत परेशान। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग टू फार्मर्स, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो स्कीम थी वो और मोदी जी ने बंद कर दी। वही तो हमारी लड़ाई है कि सरकार से, कि जो छोटी छोटी स्कीम्स के माध्यम से लोगों को काम मिलता था, रोजगार मिलता था, वो आपने सब बंद कर दिया। और अब आप बात क्या करते हैं? एक बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे गेवर जैसा, एक बड़ा टनल बनाएंगे, इससे देश का काम नहीं होने वाला है। 25,000 किलोमीटर के हाईवे की जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट खुलने से कार्गो शुरू होता है और सामान का आदान प्रदान दूरगामी। और दिक्कत क्या? और सुनिए अरे आप सुनिए, जो हमारा एक्सपोर्ट घाटा है, यानी हमारा एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है दिन पे दिन और इम्पोर्ट बढ़ता जा रहा है। तो क्या आप चलिए आपको बात पूछ के देख लीजिए, मैं गलत कह रहा हूँ, हो सकता मेरे आंकड़े गलत है। बिल्कुल गलत है। दूसरा, एक बहुत $14 मिलियन का ट्रेड था हमारा चाइना के साथ जब 2013-14 में मोदी जी आए थे। आज $52 मिलियन से ऊपर निकल गया है वो ट्रेड। सर मेरी पहले बात पूरी कर लेने दीजिए। इनसेट आप मानती नहीं है मेरी बात। मैं क्यों मानूं सर? मैं नहीं मानूंगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमारा और एक चीज और सुनिए, आप जो अभी रशिया से बात कर रही थी, अरे आप मुझे एक बात सुनिए, आप रशिया से अभी पेट्रोल डीजल खरीदने की बात कर रही थी। अच्छा खासा हम ईरान से पेट्रोल ले रहे थे, और ईरानी एक ऐसा देश है, अभी भी लेंगे। ईरानी एक ऐसा देश है जो हमारा गेहूं लेता था हमारे किसानों का, और उसके बदले में हमको पेट्रोल लेता था। फॉरेन पॉलिसी में ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाने के कारण ईरान का पेट्रोलियम सब तरफ नहीं आया गया। ये तो इंडियन डिप्लोमेसी थी कि ईरान से फिर भी अभी भी काम चल रहा है, ईरान से लेकिन और उसके बदले में हम हमारा वीट देते हैं। और एक चीज और, हम सोवियत कंट्री है, हम ये जरूरत नहीं है कि अगर अमेरिका ने किसी के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए तो हमको, आप मनमोहन सिंह जी को देखिए, एक मिनट, आप मनमोहन सिंह जी को देखिए, कंप्रेहेंसिव ट्रीटी थी जो न्यूक्लियर पावर पे अमेरिका के लाख कहने के बाद भी उन्होंने मना कर दिया कि हम इस पर दस्तखत नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। हमें हमारे किसानों का हित देखना है, हमें हमारी जनता का हित देखना है। सर फॉरेन पॉलिसी अगर इतनी उन्नत होती तो हम सब इतना शर्मसार पूरे विश्व भर में नहीं हुआ करते। जहां आज हम डिक्टेट करके कहते हैं, हम अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ डंके की चोट लीड करते हैं, हम एक तरफ इजराइल के साथ भी बात करते हैं, एक तरफ हम पैलेस्टीन के साथ भी बात करते हैं। ये हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी की विजय है सर, ये ऐतिहासिक विजय है। आप पेट्रोल डीजल आप इस बारे में चिंता मत करिए। दूसरी मैं आपको बहुत छोटी बात करना चाहूंगी, रशिया से महंगा मिल रहा है, मैंने उसकी बात की। नहीं सर, मैंने महंगा मिल रहा है नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला कि रशिया से हमारा पेट्रोलियम आता है। महंगा सस्ते की चर्चा नहीं, चर्चा ये होती है कि जब ये वॉर अगर ईश्वर न करे कभी वो वहाँ पे हो गया तो हमारा फिर पेट्रोलियम के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। लेकिन ये आम जनता नहीं समझेगी कि पुतिन के मन में क्या आ गया, आज उसको यूक्रेन को क्यों अंदर लेना है। चलिए दिव्या जी, फिरोज जी, अंजलि जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बड़ी बहुमूल्य बातें सामने रखी और जानकारियां रखी। लेकिन बजट को लेकर लगातार खींचतान तो मची रहती है। एक तरफ बजट को बेहतरीन और दूरदर्शी बताया जा रहा है, दूसरी तरफ इस बजट में कुछ खास नहीं है, ऐसी भी बातें कही जा रही हैं। देखना ये है कि आने वाले समय में और क्या कुछ स्थिति होती है, क्या कुछ और चर्चाएं इस बजट में होती हैं और कितना ये जमीन पर उतर पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।